विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने कक्षा 9वीं का जो रीढ़ की हड्डी पाठ पढ़ा था, आज हम उसी का अभ्यास के प्रश्नोत्तरों को करने जा रहे हैं। तो ध्यानपूर्वक देखिए और अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिएगा, अच्छे से याद कीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और यदि आपको कुछ अच्छा लगता है तो भाई कमेंट भी किया करें, शेयर भी करें। पहला प्रश्न है भाई, राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा जमाना था कह करके अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना करना कहाँ तक तर्कसंगत है? इस तरह की तुलना करना बिल्कुल तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि समय के साथ समाज में, जलवायु में, खान पान में सब परिवर्तन हो जाता है। जैसे उस वक्त की जलवायु की गुणवत्ता में आज प्राप्त नहीं होती है, उस समय का स्वच्छ वातावरण या जलवायु हमें आज प्राप्त नहीं होता है, तो हम कैसे कल की तुलना में आज से कर सकते हैं? समय परिवर्तनशील है, वह सदैव एक सा नहीं रहता है। समय के साथ हुए बदलाव को स्वीकार करने में ही भलाई है, न कि उसकी तुलना बीते हुए समय से करने में। अगला प्रश्न है, राम स्वरूप अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास उनकी किस व्यवस्था को उजागर करता है? राम स्वरूप एक आज़ाद पसंद व्यक्ति थे। उनके अनुसार स्त्री शिक्षा में कोई बुराई नहीं है, अपितु उनके विकास के लिए यह आवश्यक है। यही कारण था कि उन्होंने अपनी पुत्री को विकास के सारे रास्ते दिए, जिसके कारण वश उनकी पुत्री बीए कर सकी। वह गुणी भी थी, संगीत शिक्षा, सिलाई कढ़ाई भी निपुण भी थी। ये सब बातें राम स्वरूप के खुले विचारों की और इशारा करते हैं, परंतु विडंबना देखिए कि उन्होंने जहां उन्मुक्त भाव से अपनी पुत्री को शिक्षा दी थी, वहीं समाज की संकुचित मानसिकता के कारण अपनी पुत्री के विवाह के लिए उसकी शिक्षा को छुपाना चाह रहे थे। पर यह एक मजबूर पिता की ओर से इशारा करता है, जो समाज की दकियानुसी सोच के आगे झुकने पर विवश हो जाता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ। अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए राम स्वरूप उमा से किस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं? क्या वह उचित है? वह उचित क्यों नहीं है? बेटी का रिश्ता तय करने के लिए राम स्वरूप अपनी बेटी उमा से सीधी सादी, कम पढ़ी लिखी और कम बोलने वाली लड़की की तरह व्यवहार करने की अपेक्षा कर रहे थे। उनका ऐसा सोचना उचित नहीं है, क्योंकि लड़की कोई भेड़ बकरी या मेज कुर्सी नहीं है होती, जो कोई भी कठपुतली की तरह नहीं होती जिससे हम अपने इशारों पर नचा सकें। उनका भी दिल होता है। उच्च शिक्षा पाना कोई अपराध नहीं है जिसकी वजह से उन्हें शर्मिंदा होना पड़े और अपनी योग्यता को छुपाना पड़े। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और राम स्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं? अपने विचार रखें। हाँ, दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं। गोपाल प्रसाद जी के लिए विवाह बिजनेस, व्यापार धंधे की तरह है और विवाह की पवित्रता और उसका मूल्य उनके लिए सौदे से कम नहीं था। वह अपने बेटे का विवाह करवा करके ऐसी पुत्र वधू लाना चाहते थे जो उनके इशारों पर चले। वे सौदा करने से पहले उसकी जांच पड़ताल करके तसल्ली कर लेना चाहते थे कि सौदा सही है भी या नहीं। उसके लिए वस्तु और लड़की में कोई अंतर नहीं था। दूसरी तरफ राम स्वरूप जी भी अपनी पुत्री को उच्च शिक्षा प्राप्त करवाते हैं। उन्हें इस बात से गर्व भी है, परंतु उनके विवाह के लिए उसकी शिक्षा को छुपाने की कोशिश करते हैं। माना इन सब में उनकी मजबूरी है, परंतु ये तर्कसंगत नहीं लगता है कि ऐसे घर में अपनी शिक्षित लड़की का हाथ सौंपने को तैयार है।
हो गए जहाँ उनकी पुत्री व उनकी शिक्षा का मोल ही न हो। इस सब पर यानी इस तरह से स्वयं समाज को बदलना और बाद में ही अपने स्वार्थ के लिए मजबूरी से उनकी संकीर्णता में शामिल होना पूर्ण रूप से गलत है, और यह उस पर झूठ बोलना बिल्कुल तर्कसंगत नहीं लगता है। अगला प्रश्न है, आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं? उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत करना चाहती है? गोपाल प्रसाद जी के विचारों से पहले ही वह खिन्न थी यानी दुखी थी, परंतु उसके द्वारा अनगिनत सवालों ने उसे क्रोधित कर दिया। आखिर उसे अपनी चुप्पी को तोड़ना पड़ा। तोड़ करके गोपाल प्रसाद को उनके पुत्र के विषय में पूछा और अवगत कराना पड़ा, क्योंकि शंकर एक चरित्रहीन व्यक्ति था जो हमेशा लड़कियों के पीछा करते हुए हॉस्टल तक पहुंच जाता था, जिस कारण उसे शर्मिंदा भी होना पड़ता था। दूसरी तरफ उसकी पीठ की तरफ इशारा करके वह गोपाल जी को उनके लड़के के स्वास्थ्य की ओर संकेत कराती है, जिसके कारण वह बीमार रहता है, वह सीधा बैठ भी नहीं सक पाता है। तीसरा, शंकर अपने पिता पर पूरी तरह से आश्रित है, उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, अर्थात उसकी अपनी कोई मर्जी नहीं है। अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है? तर्कसहित उत्तर दीजिए। उमा जैसी लड़की ही समाज के लिए सही व्यक्तित्व है, वह निडर है, साहसी भी है। जहाँ एक और माता पिता का सम्मान रखते हुए गोपाल प्रसाद जी व उसके लड़के शंकर के सम्मुख खड़ी हो जाती है, उनके कहने पर वह गीत भी गाती है। दूसरी तरफ निर्भयतापूर्वक गोपाल जी को उनकी कमियों का एहसास कराते हुए तनिक भी नहीं चकती। उसमें आत्मसम्मान की भावना है, उसी आत्मसम्मान के लिए वह अपना मुंह भी खोलती है। अंतिम प्रश्न भाई, रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता को सिद्ध कीजिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह शीर्षक एकांकी की भावना को व्यक्त करने के लिए बिल्कुल सही है। इस शीर्षक में समाज की सड़ी गली मानसिकता को व्यक्त किया गया है और तथा उस पर प्रहार किया गया है, क्योंकि रीढ़ शरीर का मुख्य हिस्सा होता है, वहीं उसको सीधा रखने की मदद करता है। उसमें लचीलापन होता है जो शरीर को मुड़ने बैठने झुकने कूदने में मदद करता है। इस लचीलेपन के कारण ही शरीर हर कार्य करने में सक्षम है। व्यायाम के माध्यम से रीढ़ की हड्डी के लचीलेपन को बनाए रखते हैं। उसी तरह से समय के अनुसार पुरानी रीतियों और परंपराओं को बदलना आवश्यक है। यह समय की मांग होती है। जब रीतियाँ और परंपराएं मनुष्य के हित के स्थान पर उसका अहित करने लगे तो वे विकार बन जाती हैं। यह एकांकी समाज में व्याप्त इन विकारों पर कटाक्ष करता है। हमारा समाज इन मानसिकताओं का गुलाम बन करके बिना रीढ़ वाला शरीर हो जाता है। दूसरी तरफ यहाँ उमा जैसे लड़की से भी यही तात्पर्य है कि बिना रीढ़ का इस प्रकार लड़कों का अपना कोई व्यक्तित्व नहीं होता है, न ही इनका कोई चरित्र होता है। ये सारी उम्र दूसरों के इशारों पर चलते हैं। ये लोग समाज के ऊपर सिवाय बोझ के कुछ नहीं होते हैं। इसलिए उमा ने इसे बिना रीढ़ की हड्डी वाला कहा है। अंतिम प्रश्न, कथा वस्तु के आधार पर आप किसे एकांकी का मुख्य पात्र मानते हो और क्यों? भाई, कथा वस्तु के आधार पर एकांकी का उमा ही एकांकी का मुख्य पात्र लगती है। पूरी एकांकी में एकांकी उमा के इर्द गिर्द घूमती है। लेखक समाज की गली सड़ी मानसिकता को उमा के माध्यम से व्यक्त करना चाहता है। उसका सशक्त व्यक्तित्व सारे पात्रों पर भारी पड़ता है, वह दिखाई देता है। उसके समक्ष कोई भी ठहरता नहीं है। जिस स्वाभिमान से वह अपने पक्ष को लेकर के पक्ष को शंकर, गोपाल प्रसाद व राम स्वरूप के आगे रखती है, सबके होठ सिल जाते हैं और कथा का प्रायोजन समाज में महिलाओं को अपने अधिकारों व सम्मान के प्रति जागरूक करना सिद्ध हो जाता है। शाबाश। अगला प्रश्न लिखिए, देखिए, बस ज़्यादा नहीं है भाई। एकांकी के आधार पर राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद के चरित्र की विशेषताएं बताइए। अंतिम ही है बस। राम स्वरूप जी और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं इस प्रकार हैं। राम स्वरूप एक स्वतंत्रता प्रिय व्यक्ति है। वे औरतों की शिक्षा के पक्षपाती, इसलिए अपनी पुत्री को भी पुत्र के समान ही उच्च शिक्षा दिलवाते हैं। वे एक स्नेही पिता हैं। राम स्वरूप जी अपनी पुत्री से बड़ा स्नेह करते हैं, इसलिए उनके भविष्य की चिंता उन्हें सताती रहती है।
और इसी कारणवश वह अपनी पुत्री की शिक्षा भी लड़के वालों के आगे छिपा जाते हैं। रामस्वरूप भी समझदार व्यक्ति है। वे कई जगह गोपाल प्रसाद जी की गलत बातों का जवाब भी समझदारी पूर्वक ही देते हैं। गोपाल प्रसाद को एक रौबदार व्यक्तित्व के स्वामी हैं। वकालत में होने के कारण अभिमान उनके व्यक्तित्व से टपकता है। गोपाल जी एक हंसमुख प्रवृत्ति के इंसान हैं। बात बात पर मजाक करना उनका स्वभाव है। गोपाल प्रसाद जी एक चतुर व्यक्ति हैं, इसलिए अपने बीमार एवं चरित्रहीन बेटे के लिए एक कम पढ़ी लिखी और लड़की चाहते हैं ताकि वो कभी भी उनके सम्मुख आवाज़ न उठा सके। बस अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़िए। इस एकांकिका उद्देश्य लिखिए भाई। इस एकांकिका जो है ना उद्देश्य समाज में औरतों की दशा को सुधारना व उनको उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कराना है। ये एकांकी उन लोगों की तरफ अंगुली उठाती है जो समाज में स्त्रियों को जानवरों या सामान से ज़्यादा कुछ नहीं समझते हैं, जिनके लिए वह घर में सजाने से ज़्यादा कुछ नहीं है। यह औरत को उसके व्यक्तित्व की रक्षा करने का संदेश देती है और कई सीमा तक इस उद्देश्य में वह सफल भी होती है। समाज में महिलाओं की गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास करेंगे? लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको छोड़ दें क्या? चलो छोड़ ही देते हैं इस क्वेश्चन को, लिखना मत, चलो पढ़ लेते हैं भाई। हम उनको गरिमा दिलाने हेतु निम्नलिखित प्रयास कर सकते हैं। उनकी शिक्षा हेतु कार्य कर सकते हैं ताकि समाज में वह सर उठा करके अपना जीवन व्यतीत कर सके। उनको उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करा सकते हैं ताकि वह अपना शोषण होने से स्वयं को बचा सके। समाज में महिला को समान भागीदार दिलवाने के लिए प्रयत्न कर सकते हैं और लड़कियों का विवाह बिना दहेज लिए वैध हो जाए, इस विषय पर कार्य कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, आपने वीडियो पूरा देखा। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम बहुत जल्द आपकी इस पुस्तक को पूरा करवा देंगे। 2 ही लेसन और बाकी रह गए हैं, तो आप निरंतरता बनाए रखिए, देखते रहिए। मिलेंगे नए लेसन के साथ।